हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस सर्विस कमीशन के द्वारा बिहार जुडिशरी अर्थात बिहार पीसीएसजे बिहार सिविल जज का नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है और 173 पोस्ट हैं। देखो, पहले से एक्सपेक्टेशन था, इन्होंने पहले से ही कैलेंडर जब जारी किया था तो उसमें इसकी डेट भी, एग्जाम डेट भी इन्होंने बता दी थी। ठीक है, तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो 30 मई 2026 ये है। और जो एपीओ आने वाला है, एपीओ भी आपका जो है नेक्स्ट उसमें आ जाएगा मार्च में, और उसकी एग्जाम डेट वो 15 जुलाई 2026। ठीक है ना, मार्च तक जो है आपका एक्सपेक्टेशन है कि मार्च तक आपका ये भी आ जाए, नहीं तो फिर अप्रैल, जैसे उस हिसाब से देखें कि दूसरे महीने में आया है, पांचवें महीने में यहाँ पर एग्जाम है आपका। ठीक है, तो 3 महीने का गैप है, तो अगर आप यहां से देखेंगे कि ये जुलाई है तो जुलाई से 3 महीने पहले यानी आपका मार्च अप्रैल तक, मतलब ये मार्च या अप्रैल, ठीक है ना, मार्च के लास्ट तक या फिर अप्रैल में एपीओ का भी नोटिफिकेशन ये दे देंगे। तो इसको देखते हैं जो बिहार जुडिशरी है, क्योंकि इसमें अब पहला एग्जाम है ये बिहार का, जिसमें 3 इयर्स वाला जो प्रैक्टिस रूल है वो अप्लाई कर दिया गया है, क्योंकि ये जो वो थी, इसका जो सिलेबस था, रेगुलेशन था, वो सब चेंज कर दिया गया था, तो उसमें अब प्रैक्टिस भी लागू कर दी है और न्यू क्रिमिनल लॉ है वो भी इसमें अप्लाई कर दिए हैं। तो अब आप देखेंगे कि 173 पोस्ट के लिए किस तरीके से यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है, जनरल की 69 पोस्ट है यहाँ पर, जिनमें से रिजर्वेशन 35%, ये केवल बिहार की जो महिलाएं हैं उनके लिए अप्लाई होगा, ना कि टोटल जो भी महिलाएं देंगी उनके लिए है। ठीक है ना, केवल बिहार के रहने वाले जो रहेंगे रेजिडेंसी उनके लिए है ये। तो यहाँ पर जनरल की 69 पोस्ट है, जिसमें से 25 पोस्ट वो महिला के लिए है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की आप देखेंगे 17 है, SC 28, ST 2, ईबीसी जो होता है वो 36 है, और जो ओबीसी है, बीसी जो है वो 21 है। तो इस तरीके से यहाँ पर 173 पोस्ट है टोटल। अब अगर आप आगे देखेंगे इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर चेंजेस आपको मिलेंगे। पहला तो एक यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया है, एक तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, मतलब ये लॉ की डिग्री है। ठीक है, दूसरा, आप जो लॉ की डिग्री आप जिस कॉलेज से आपने ली है वहां के महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य, प्रधान अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार के द्वारा हस्ताक्षरित वहां पर एक सर्टिफिकेट देना होगा कि संबंधित शिक्षण संस्था में जो बार काउंसिल से, मतलब वो अटैच्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से वो मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है ना, तो एक कॉलेज में जाके आपको उस कॉलेज का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वहां से वो भी लाना है। अब बात आते हैं इसमें एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर देखिए 3 साल का यहाँ पर बार में विधि व्यवसाय के कार्य का एक्सपीरियंस, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जिस दिन में आपने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया उस दिन से आपका यहाँ पर 3 साल काउंट हो रहा है। ठीक है, और इसमें ये बताया है कि बार काउंसिल में जिस दिन से, स्टेट बार काउंसिल में जिस दिन से उन्होंने नामांकन या पंजीकरण की तिथि से गणना की जाएगी, स्टेट बार काउंसिल में आपने जब से रजिस्ट्रेशन करवाया है। और प्रैक्टिस जो रहेगा 3 साल का, उसका सर्टिफिकेट आपको लेना है। अब प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट या तो उस कोर्ट के जो यहाँ पर हेड जुडिशियल ऑफिसर है उसके द्वारा सर्टिफाइड होगा, यानी रजिस्ट्रार वगैरह से करवा के, ठीक है ना, या फिर वहां के जो डीजे हैं उनके द्वारा वहां पर सर्टिफाइड होगा जहां अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर रहा है, और या फिर उस कोर्ट के किसी भी एडवोकेट के द्वारा भी हो सकता है जिसके पास में मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना, और ऐसे जिले के जो प्रधान न्यायिक अधिकारी हैं या ऐसे स्थान के प्रधान न्यायिक अधिकारी के द्वारा उसको ऑथराइज किया जाएगा। यहां पर सर्टिफाइड और ऑथराइज्ड इन दोनों को आपको देखना है। ये तथा है, तथा का मतलब हो गया कि या तो ये प्रधान न्यायिक अधिकारी के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए या फिर यहाँ पर एडवोकेट के द्वारा, लेकिन उसको ऑथराइज्ड कौन करेगा, जो वहां पर हेड रहेंगे उस जिले में, डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है ना, यानी डीजे के द्वारा। और दूसरा यह कि अगर कोई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसे एडवोकेट के द्वारा वो सर्टिफाइड किया जाएगा जिन्हें 10 वर्ष का वहां पर एक्सपीरियंस है। और फिर देखिए यहाँ पर एंड लगा है, और फिर उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको ऑथराइज किया गया हो। अब प्रैक्टिस के जो 3 साल है उनकी काउंटिंग करते समय देश में किसी भी न्यायाधीश या न्यायिक पदाधिकारी के साथ में विधि क्लर्क, लॉ क्लर्क के रूप में किए गए कार्यों को भी उसमें प्रैक्टिस में काउंट किया जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पर 23 फरवरी 2026 नोटिफिकेशन की डेट है, तो यहां से 3 साल का 12वें विधि व्यवसाय के कार्य का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए 23 फरवरी 2026 को, 3 साल उसके हो जाने चाहिए। ठीक है। अब एज की बात करें तो एज में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है जनरल के लिए भी। क्यों मिला है? क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे 1 अगस्त 2022 को इसको 35 साल मांगी है इसमें, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 22 के बाद में 3 साल 4 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है जनरल के लिए। और जो आरक्षित है, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, है ना, उनके लिए यहाँ पर 40 वर्ष है, मिनिमम 22 वर्ष है। 1 अगस्त 2025 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 22 वर्ष से अधिक और 1 अगस्त 2022 को अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है। ये 22 मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये गलत लिखा है, 1 अगस्त 2000 यहाँ पर 25 लिखा है, तो यहाँ पर भी ये 25 ही होगा। ठीक है। 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम सीमा 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, से अधिक, और दिनांक 1 अगस्त 2022 को अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष। अधिकतम उम्र सीमा में इन्होंने छूट दी होगी। ठीक है ना, ये भी हो सकता है अधिकतम उम्र सीमा में इन्होंने छूट दी है, तो वहां पर ये होगा 22 के अकॉर्डिंग ही। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर ये पेपर का वो दे रखा है कि 2 पेपर होंगे इसमें। पहला पेपर जीके का होता है, 100 नंबर 100 क्वेश्चन के होते हैं यहाँ पर। और जो दूसरा पेपर होता है वो लॉ का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 ही नंबर होता है। ये 2 घंटे का होता है, ये 1.5 घंटे का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ठीक है। और इसमें जो सिलेबस में आता है जीके और जनरल साइंस और लॉ, 3 पार्ट ये इसमें रहते हैं। इसमें जीके जो रहेगी वो करंट अफेयर सहित रहेगा, फिर एलिमेंट्री जनरल साइंस, फिर एविडेंस और प्रोसीजर, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल। ये प्री का सिलेबस है आपका। ठीक है ना। प्री में एक तो सामान्य अध्ययन का रहता है जिसमें साइंस के क्वेश्चन भी रहेंगे और आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे और प्लस करंट अफेयर। जो लॉ का पेपर रहेगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं? एविडेंस रहता है, प्रोसीजर हो गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ यानी फैमिली लॉ हो गए, फिर टीपीए हो गया आपका। ठीक है। टीपीए के बाद में इक्विटी हो गया आपका, ट्रस्ट हो गया, एसआरए हो गया, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉट हो गया, और फिर आपके यहाँ पर आपके सोगा हो गया, शेयर ऑफ गुड्स एक्ट हो जाएगा, पार्टनरशिप भी इसमें आ जाएगा। ठीक है। ये सब आपके इसमें हो गए। अब आता है आपका यहाँ पर जब प्री में क्वालिफाई आप कर जाएंगे तो उसका 10 टाइम्स वैकेंसी का वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम भी दे रखा है कि जनरल कैटेगरी के लिए जो न्यूनतम होगा यहाँ पर 45% लाना होगा और रिजर्व कैटेगरी को 40% लाना होगा। फिर मेंस होगा आपका, तो मेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंस का आप यहाँ पर सिलेबस देखेंगे। मेंस में आपके जो पेपर हैं, जनरल हिंदी का पेपर है एक जो 100 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होता है मेंस टोटल। फिर उसके बाद में जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। दोनों ही पेपर ये क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है। दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग है। उसके बाद में मतलब क्वालिफाइंग में आपको 30 नंबर लाना है 100 में से, दोनों में। ठीक है। और वो आ जाते हैं यहाँ पर। थर्ड पेपर आपका जीके का होगा, 150 नंबर का होगा ये डिस्क्रिप्टिव। इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ पर, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 3 नंबर तक पहुंचे, मैक्सिमम 5 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ पर पहुंचता है। ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है। फिर ऐसे ही जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर 3 नंबर ऐसे करके आते हैं। तो यहाँ पर भी ये 100 नंबर का रहेगा 3 घंटे का। फिर उसके बाद में एविडेंस और प्रोसीजर लॉ का पेपर होगा, ये 150 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का है क्वालिफाइंग है, 30 नंबर लाना है। अगर इसमें 30 नंबर नहीं लाते हो तो फिर आप योग्य यहाँ पर नहीं हो और इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं क्योंकि क्वालिफाइंग है ये। फिर यहाँ से आता है ऑप्शनल। आपको सब्जेक्ट चुनने हैं यहाँ से 3 सब्जेक्ट।
1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 में से 3 आपको चुनने हैं। जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको बताना पड़ेगा वहां से कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले रहे हैं। तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव है, फैमिली लॉ है, फिर यहाँ पर टीपीए, इक्विटी, ये सब आते हैं आपके, ट्रस्ट, एसआरए, एक ये पेपर है। फिर कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट वाला रहेगा आपका और एक कॉमर्शियल लॉ है आपका यहाँ पर, जिसमें आपका टीपीए, टीपी नहीं, वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, सोगा हो गया, ये सब यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कंपनी लॉ हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर पेपर है प्रोसीजर वाला, थर्ड वाला, यहाँ पर जो फिफ्थ के क्रम से है, वैसे लॉ के हिसाब से वो यहाँ पर पहला है। ठीक है, तो जो लॉ का पेपर है जिसमें प्रोसीजर है और एविडेंस है, उसमें एविडेंस में नया वाला है बीएसए, फिर सीपीसी है प्रोसीजर में, आर्बिट्रेशन है, फिर बीएनएसएस है, फिर ये प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट है, लघुवाद न्यायालय, और बीएनएस। ठीक है, तो इसमें आपके ये टोटल 6 सब्जेक्ट हैं प्रोसीजर वाले में। अब उसके बाद में आप देखेंगे 100 नंबर का इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में भी आपको मिनिमम नंबर लाने होते हैं 35%। ठीक है, अब उसके बाद में रिजर्वेशन की बात आती है। तो रिजर्वेशन इसमें बिहार के लिए है, यहाँ पर रिजर्वेशन, और सर्टिफिकेट हो गए आपके, यहाँ पर सर्टिफिकेट देना है आपको, जो ईबीसी में है, जो ईडब्ल्यूएस में है, जो बीसी में है, एससी में है, एसटी में है, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड जो वो देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये तो रिजर्वेशन से रिलेटेड ही हो गया। अब यहाँ पर जो मेन चीज है आपके डॉक्यूमेंट है, आपको जब डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रखने हैं अपने पास में, भेजना नहीं है, ऑनलाइन फिल करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आयोग के द्वारा इंटरव्यू के टाइम पर यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे आपसे। ठीक है, और वो सर्टिफाइड कॉपी रहती है उनकी, और मूल ओरिजिनल आपको साथ में रखना होता है। यहाँ पर लॉ की डिग्री हो गई, मार्कशीट हो गई, और ये जो नोटिफिकेशन की डेट आई ना, उस टाइम तक आपके कंप्लीट होने चाहिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर। अब वैसे ऐसे होता है कि वो 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, और 1 हफ्ते में फिर आपको कोई भी आपकी प्रोविजनल डिग्री वगैरह है, कोई डॉक्यूमेंट अगर छूट जाता है तो वो आपको 1 हफ्ते के भीतर वहां पर जमा करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं। स्टेट बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उससे संबंधित सर्टिफिकेट वो देना होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से कंडक्ट वाला जो है ना, ये करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ से ये भी आपको अपने कॉलेज से लाना पड़ता है, अपनी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको साथ में रखना पड़ता है, ये लाना पड़ता है वहां से। ठीक है, और उसकी डिटेल भी उसमें फिल करी जाएगी। फिर ये रिजर्वेशन से रिलेटेड हो गए सारे आपके, और ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन से रिलेटेड हो गया। बिहार राज्य की जो महिला है उनको रिजर्वेशन लेना है, उनका मूल निवास वगैरह जो वो लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आईडी है आपका, पासपोर्ट साइज, 4 पासपोर्ट साइज के फोटो हैं, ये सब रखने हैं ताकि आपको जब इंटरव्यू वगैरह होगा तब आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, और जो अपना फॉर्म आप फिल करें तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लें, उसकी हार्ड कॉपी अपने पास में रखें। ठीक है, तो ये चीजें हैं, और यहाँ पर ये बता रहा है कि 1 हफ्ते के भीतर आपको डॉक्यूमेंट वहां पर देना पड़ता है जब कोई कमी रह जाती है उसमें। ठीक है, और जो फीस है इसमें 100 रुपए फीस है, प्लस बैंक चार्ज वगैरह। तो ये सारा नोटिफिकेशन है। 25 फरवरी से यहाँ से आपका जो है वो फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है, और 18 मार्च यहाँ पर लास्ट डेट है। तो ये सारी चीजें हैं, सारी इसमें से जानकारी हो गई है। फॉर्म कैसे फिल करना है, ओटीआर फॉर्म, पहले ओटीआर भरना है, फिर ओटीआर के बाद में ही आपको जो अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपके नोटिफिकेशन को लेकर। एग्जाम की तैयारी, चूंकि अब टाइम नहीं है, मार्च, अप्रैल और मई में पेपर है, तो मई पूरा 30 मई है, तो 3 महीने हैं आपके पास में, और 3 महीने में सिलेबस बड़ा है, तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है 3 महीने के भीतर। इधर एपीओ भी है, आने वाला है। ठीक है,
और यूपीएपीओ है, तो सभी की तैयारी एक साथ है। अब सारी वैकेंसी एक साथ आने आएंगी। फिर उत्तराखंड आ जाएगा अभी, है ना। तो लग जाइए तैयारी में, स्टार्ट कर दीजिए। और भी कोई भी अगर आपको बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए।